नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बायोलॉजी के हम प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। जैसे रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें आने की संभावना है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं और चैप्टर वाइज है। तो देखिए, हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, कोशिका और कोशिका विभाजन हो चुका है। अगला चैप्टर है उत्तक, जो देख रहे होंगे पादप उत्तक और जंतु उत्तक, दोनों से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक कौन सा उत्तक है। तो शरीर में देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो उत्तक पाया जाता है वो संयोजिक उत्तक होता है। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। ठीक है, अगर संयोजी उत्तक की बात करेंगे तो संयोजी उत्तक जो होता है विभिन्न अंगों और उत्तकों में क्या होती है? संबंध करता है। क्या होता है? संबंध कराता है। एपिथेलियम उत्तक जो होता है अंगों की बाहरी परत और आंतरिक परत की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। तो एपिथेलियमिक उत्तक जो होगा यानी उपकला उत्तक, उपकला जो उत्तक होती है वो क्या करती है? अंगों की बाहरी परत और आंतरिक अंगों की जो होता है, अंग जो होता है हमारे शरीर का अंग, उसका बाहरी परत और आंतरिक परत की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, और अगर पेशी उत्तक हम बात करें इसमें, तो पेशी उत्तक जो होता है वो प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तक आवश्यक है। मतलब देखेंगे कि कोई भी गति होता है या प्रचलन होता है, ठीक है, तो उसके लिए देखा जाए तो पेशी उत्तक क्या है? उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तंत्रिका उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक होता है ये शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में असमंजस स्थापित करता है। क्या करता है? असमंजस स्थापित करने में या नियंत्रण करने में क्या करता है? मदद करता है। ये तंत्रिका उत्तक की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर है मॉस। मॉस में संवहन उत्तक बने होते हैं। मतलब मॉस में जो संवहन उत्तक होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन में देखिए क्या है? मृदुतक है, फ्लोएम है, जाइलम है, स्थूल कोण है उत्तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मृदुतक। क्या है? मृदु उत्तक। मृदुतक जो है वो क्या होता है? मृदु मतलब कि मॉस में संवहन उत्तक जो है मृदुतक के बने होते हैं। ठीक है, चलिए मृदुतक को ही प्रेरकाइमा कहा जाता है, प्रेरकाइमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक को ही बोलते क्या होते हैं? कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। अगर स्थूल उत्तक होता है यह पत्ती तथा तने में, पत्ती और तने में क्या करता है? पत्ती तथा तने में पाया जाता है। ठीक है, इस उत्तक के दीवार जो होता है, इस उत्तक के दीवार में सेल क्या होता है? सेल जो होते हैं सेलुलोज, मतलब इस उत्तक के दीवार में क्या होता है? सेलुलोज के जमा हो जाने में, मतलब कि ये जो स्थूल उत्तक जो होता है, स्थूल उत्तक पेड़ पौधे के पत्ती और तना में होता है। ठीक है, और इस उत्तक के दीवार में जो होता है सेलुलोज के जमा होने से ही ये मोटी हो जाती है। ठीक है, और यह पौधों को यांत्रिक सहारा देने में प्रदान करता है। क्या होता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन? ये संवहन उत्तक। ठीक है, और संवहन उत्तक संवहन उत्तक नहीं, स्थूल उत्तक, स्थूल कोण उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा। ठीक है, चलिए अगर क्लोरेनकाइमा की बात करें तो बताएं कि ये पौधे के पत्ती में, तना में मतलब कि उपस्थित होता है, और ये क्या होता है? यही स्थूल कोण उत्तक के ही दीवार में सेलुलोज जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो मोटा हो जाता है उसका दीवार। ठीक है, चलिए, और ये जो होता है स्थूल कोण उत्तक जो है वो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्लोएम। तो फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थ, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं, बताना है। सेलुलोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में होता है, या ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो देखेंगे कि फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप, तो वो देखेंगे तो वो जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। क्या चीज़ के? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज जो होता है प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक मीठा तत्व है। क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ये सबसे मीठा होता है जो शहद में पाया जाता है, जो शहद में प्रोडक्ट पाया जाता है जो सबसे मीठा होता है। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जड़ में और तना में, जैसे स्टार्च जो होता है, स्टार्च, तो स्टार्च जैसे भोजन स्वपोषी देखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप
उसमें अगर भोजन का जो इकट्ठा होता है या क्या होता है स्टोर किया जाता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी मतलब हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। देखिए है ना, क्वेश्चन आ गया ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं, तब क्वेश्चन आएगा प्रोटीन या स्टार्च। तो बात करें क्या होगा, स्टार्च के रूप में। जितना प्रकाश संश्लेषण जिसमें होगा हरे पेड़ पौधे उसमें स्टार्च के रूप में क्या होगा, ऊर्जा का संचयन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है। तो पौधे में देखेंगे जल का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम जल से जाइलम मतलब जाइलम से क्या होता है जल का, और फ्लोएम से फल मतलब कि देखेंगे तो जल का संवहन या खनिज लवण का जो भी संवहन होता है वो क्या होता है जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद होता है उसको पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा अगर देखिए इसमें देख रहे हैं तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जो होता है तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब याद रखिएगा 1 ग्राम प्रोटीन से क्या होता है 4.2 ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन जो होता है ऊतक तथा कोशिकाओं के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। कौन, प्रोटीन। इसमें हो गया जाइलम हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब देखेंगे जाइलम। क्रोमियम की बात करेंगे, क्रेम्बियम की। तो क्रेम्बियम एक ऐसा ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायता करता है। क्या करता है, ये भी एक ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायता करता है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग क्या है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलय, देखिए पानी एवं विलय को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। तो वही है, पानी या विलय जितना भी होगा खनिज लवण उसको जड़ से ऊपर की तरफ ले जा रहा है, पौधे के पत्ती के पौधों में अनेक भागों तक पहुंचाता है। कौन, जाइलम का काम है। जल जैसे आएगा, जल यानी पानी आएगा, विलय पदार्थ आएगा यानी खनिज लवण, तो ये सब किसका काम होगा, जाइलम का काम होगा। किसका, जाइलम का। समझ गए। चलिए पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन अगर जाइलम के द्वारा है तो पता है आपको जाइलम के द्वारा होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, पौधों में जल की, देखिए पौधों में जल की ऊपरी ओर चढ़ने की गति को कहते हैं। देखिए चढ़ाएगा तो जल को चढ़ाएगा तो जाइलम, और गति को क्या कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं रसारोहण। क्या बोलते हैं, रसारोहण। ठीक है, क्या कहेंगे, रसारोहण। पत्तियों में बात करेंगे, स्टोमाटा होता है जो छिद्र होता है, रोम जिसको रंध्र बोलते हैं, पत्तियों में रंध्र जो पाया जाता है जिसके द्वारा वाष्पो उत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब वाष्पो उत्सर्जन की जो दर होता है दर को पोटोमीटर, किसके द्वारा, पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। पौधे में अगर बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, तो स्टोमाटा के यानी रोम जो होता है, पत्तों में छिद्र होता है छोटा छोटा जिसको रोम बोलते हैं, वहां से होता है। और जो वही वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है पोटोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आएगा कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, पोटोमीटर। याद रखिएगा किसके द्वारा, पोटोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें देखिए कौन ऐसा तत्व है जो पौधे के विकास में क्या है, विकास में सहायता नहीं। जैसे कैल्शियम तो जानते हैं हम लोग के फायदे, कैल्शियम फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन जानते हैं कि फायदेमंद है, जो दलहन पौधे में इसके जड़ में होता है डाइवोजन के रूप में। इसमें सोडियम एक ऐसा तत्व है जो क्या है, पौधे के विकास में क्या है, आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास में ये कोई महत्व अदा नहीं करता है उसके विकास के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त मतलब क्या है, उसमें थोड़ा भी नहीं होगा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहते हैं। आप देखिए होंगे कि जल देखिएगा जैसे सिरिंज जो भराता है, आप देखे होंगे सिरिंज में क्या होता है, सुई देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए एक जल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो परम शुद्ध जल होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है उसको तो वो अशुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल एकदम पूरा शुद्ध होता है, उसमें थोड़ा भी क्या होता है, अशुद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, डिस्टिलेट वाटर। ठीक है, चलिए समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों क्या है, स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। पौधों में चालनी नलिका है और स्तनधारियों में, मानव में देखेंगे लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष समानता पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है, तो केंद्र का उपस्थिति। हम बताए थे कोशिका चैप्टर में ही, तो देखिए हरित लवक नहीं पाया था, कोशिका भित्ति नहीं पाया था, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन दोनों में नहीं पाया जाएगा, ये जंतु कोशिका में होगा।
पादप कोशिका में नहीं हो, लेकिन ये जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो ये समानता है केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था? तो पादप में अगर देखेंगे, पादप में जो जल जो होता है वो ऊपर की तरफ जो चढ़ता है, चाहे जैसे भी हो, तो उसका लंबी दूरी तक जो अभिगमन होता है, तो उसका सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था? तो जेसी बोस। कौन दिए थे? जेसी बोस दिए थे। ठीक है, जेसी बोस। अगर बीरबल साहनी का बात करेंगे तो बीरबल साहनी एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पूरा वनस्पति, मतलब ये देखा जाता है एक पूरा वनस्पति, यानी वनस्पति के वैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पति के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए पी महेश्वरी की बात करेंगे तो पी महेश्वरी क्या थे? पी महेश्वरी ने आवृतजीवी, क्या है? आवृतबीजी का परख नली निषेचन किया था। मतलब आवृतबीजी जो जितने भी आवृतबीजी होते हैं उसका परख नली निषेचन तकनीक दिया था। ठीक है, उसका होता है ना टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजर, मतलब कि परख नली में उसका निषेचन कैसे होगा, वो तकनीक कौन दिया था? तो पी महेश्वरी ने दिया था। ठीक है, पी महेश्वरी ने जितना भी आवृतबीजी होगा तो उसका निषेचन परख नली में कैसे होगा, वो तकनीक कौन दिया था? पी महेश्वरी दिया था। ठीक है, बीरबल साहनी जान गए ये कौन थे? तो पुरातात्विक यानी पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। संवहनी क्या है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी पौधों में जो पानी है, तो पानी जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप मार दीजिएगा जाइलम, क्या? जाइलम मार दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएगा गति आएगा। अगर गति की बात करेंगे तो किसके द्वारा? तो हम बताए थे अभी गति के बारे में, किसके द्वारा बताए थे? तो रसारोहण द्वारा। ठीक है, गति क्या कहलाएगी? तो रसारोहण। और बात होएगा कौन ले जाएगा? तो जाइलम, जाइलम टिश्यू यानी जाइलम उत्तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। तो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर है। देखिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधे में वृद्धि दर मापने के लिए। वृद्धि दर मापने के लिए क्या कहता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर का क्या कहता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ऑक्जेनोमीटर, इसका आविष्कार कौन किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेसी बोस। कौन किया था? जेसी बोस। जेसी बोस ही क्या किए थे? ऑक्जेनोमीटर का आविष्कार किए थे। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रक्त को, मतलब लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है। अब क्रेस्टोग्राफ का खोज ही जेसी बोस किए थे। अब बात आ गई ऑक्जेनोमीटर, तो ऑक्जेनोमीटर भी कौन किया था? तो जेसी बोस। और क्रेस्टोग्राफ का भी जेसी बोस ही खोज किए थे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, किस उत्तक के नख, खुर और सिंग बने होते हैं? मतलब नख जो नाखून जो होता है, खुर होता है, सिंग होता है जो मानव का होता है, हम लोग का नाखून जो होता है, खुर होता है किसका? जानवरों का, पशु का। तो किस उत्तक का बना होता है? तो कीरेटिन होता है। किसका? कीरेटिन, काइटिन नहीं, कीरेटिन। कीरेटिन याद रखिए, कीरेटिन उत्तक का बना होता है। किसका? कीरेटिन उत्तक का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां आपको पता है? 639 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चालनी पट्टिका क्या है? चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका है? बताना है। जाइलम का है, फ्लोएम का है, देख रहे हैं, या क्रोमियम का है। क्रोमियम को एधा कहा जाता है। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एधा किसका नाम है? तो क्रेम्बियम का। दारू किसका? दारू, देखिए जाइलम को दारू भी कहा जाता है, जाइलम दारू को भी कहा जाता है। और वल्कुट जो है कॉर्टेक्स को भी वल्कुट कहता है। वल्कुट किसको कहता है? तो कॉर्टेक्स को। पोषवाहक का बात करें, पोषवाह, तो पोषक वाह या पोषवाह कहेंगे तो फ्लोएम को। दारू किसको बोलेंगे? दारू, देखिए दारू तरल होता है और तरल पदार्थ को कौन ले जाएगा? तो जाइलम ले जाएगा। पोषवाह यानी पोषक जो बन जाएगा खाद्य पदार्थ, उसको कौन ले जाएगा? तो फ्लोएम ले जाएगा। इतना याद रखिएगा। चलिए तो अब बात आएगा कि जाल, मतलब कि चालनी पट्टिका किस भाग, मतलब किसका भाग है? देखिए मतलब कि कौन सा उत्तक का भाग है? तो यहाँ आप देखिएगा तो ये फ्लोएम का भाग होता है। क्या होता है? फ्लोएम का। ठीक है, तो चालनी पट्टिका क्या होती है? पोषक वाह या फ्लोएम का एक भाग है। अगर क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम एधा का बात करेंगे, तो क्रोमियम तथा कॉर्क, क्रोमियम तथा कॉर्क क्रेम्बियम। ये क्रेम्बियम की बात करेंगे तो ये है क्रेम्बियम या कॉर्क क्रेम्बियम के कारण क्या होता है? पौधे का जो तना होता है, पौधे का जो तना होता है तथा जड़ होता है कि मोटाई वृद्धि होती है। क्रेम्बियम के कारण ही क्या होती है? पौधे का
तना में और जड़ में क्या होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। समझ गए? तो आप याद रखिएगा। पौधे में जल और खनिज लवण का जानवे करते हैं, जाइलम के द्वारा क्या होता है, संवहन होता है। समझ गए बात को? जाइलम और जाइलम के द्वारा। फ्लोएम तो जानवे करते हैं, फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थ, यानी जितना खाना वाना बनेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में, उसको क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह संवहन करती है, ठीक है, स्थानांतरित करती है। और वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जलोदभित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, जलोदभित्ति, ठीक है, जलोदभित्ति कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कमल हो गया, सिंघारा खाए होंगे आप, सिंघारा हो गया, जलकुंभी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है, या जलोदभिद जो पानी में होगा, या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। जैसे आप देखे होंगे सिंघारा खाए होंगे, यानी जिसको बोलते हैं पानी फल सिंघारा, तो वो सब क्या होता है, वो हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी जलभिद के अंतर्गत आता है। कमल के फूल भी जलभिद के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या बोलते हैं। तो जल संवर्धन विधि से जिससे पादप को उगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे जल संवर्धन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जल संवर्धन बोलेंगे। मतलब वह विधि जिसके द्वारा जल में, यानी जल संवर्धन विधियों से पादप को उगाने की प्रणाली को ही क्या बोलते हैं, जल संवर्धन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोदभिद, वही जलोदभिद को हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे, ये तो नाम हो गया हाइड्रोफाइट्स। कमल आएगा, जलकुंभी आएगा, सिंघारा आएगा। चलिए आगे देखिए। द्विजीव तने में, द्विजीव नहीं, द्विबीज तने में दारू मतलब बताए हैं, दारू मतलब जाइलम के रूप में होगा। क्यों होगा, वो पानी की तरह होता है दारू, देखिए। और पोषक वायु यानी फ्लोएम के बीच में उपस्थित होता है, क्या होता है, तो कैम्बियम होता है। क्या होता है, कैम्बियम, ठीक है। जैसे कि द्विबीज मतलब जितने भी देखेंगे संवहन फूल, यानी द्विबीज मतलब क्या होगा कोई भी पौधा है तो उसमें देखेंगे, उसमें द्विबीज होगा, तो द्विबीज तो तना होगा, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या उपस्थित होगा, तो इथा यानी कैम्बियम स्थित होता है। क्या होगा, कैम्बियम। चलिए अगला देखिएगा। पर्णगो यानी फन में दारू यानी जाइलम है, बताना है कि फन में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, बताना है। तो फन में जो होता है क्या होता है, बाह्य आदि दारुक होता है, बाह्य आदि दारुक। उसमें जाइलम जो होता है वो बाह्य आदि दारुक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ दारुक देख रहे हैं, दारुक मतलब जाइलम से लिया गया, बाह्य जाइलम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की पोषक वाह क्या है, पोषक वाह यानी फ्लोएम, पोषक वाह यानी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, तो फ्लोएम का दूसरा नाम वास्ट भी है। अब आएगा फ्लोएम का दूसरा नाम हो गया, देखिए वास्ट हो गया, फ्लोएम हो गया और पोषक वाह हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा 21 नंबर कि उत्तक जन किसके बाह्य त्वचा बनाती है, वो है, मतलब कि देखिए उत्तक जन होता है जिसके, मतलब उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनाती है वो क्या है, देखिए वो क्या है, त्वचा जन है। क्या है, त्वचा जन, मतलब उत्तक जन जो होता है, उत्तक जन जिसके बाह्य कोशिका बनी होती है, जिसका होते हैं बाह्य त्वचा बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं त्वचा जन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वचा जन। मतलब त्वचा जन जो होता है, त्वचा जन एक ऐसा समूह है जिससे क्या होते हैं, जिससे उत्तक जन द्वारा बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, मतलब उत्तक संवर्धन जो था इसकी अवधारणा कौन दिया था, इसके अवधारणा दिया था हाफमिस्टर। कौन दिया था, हाफमिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन है सम्मिश्र उत्तक, देखिए सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। दूसरा कथन है कि विभयोजक अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। कह रहा है कि विभयोजक जो होता है, विभयोजक ये अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। और ये कह रहा है कि सम्मिश्रित उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है, ये क्या देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है।
कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो इसमें देखा जाए तो क्या है, दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। विभुजक जो होता है वो एक अस्थायी उत्तक है, ठीक है। और सम्मिश्रित उत्तक क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। उत्तक तो पता है कि एक से अधिक से मिलकर बनेगा, तो पहले का सही है। विभुजोतक जो होता है वो क्या है, एक अस्थायी उत्तक है, ठीक है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। अंतर्वेशी, देखिए अंतर्वेशी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम या विभुजोतक किस में पाया जाता है, देखेंगे तो ये जो है पार्श्विक कली में पाया जाता है। किसमें पाया था, पार्श्विक कली में पाया जाएगा, ठीक। अगर देखिए इसमें विभुजोतक जो है ये क्या करता है, ये नई कोशिका बनाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसका काम जो है, एक पादप उत्तक है, ये क्या है, एक पादप उत्तक है, और इसका काम क्या है, नई कोशिका बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बहुत से तृणों, तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थन होती है। क्या होती है, समर्थ होती है, क्योंकि उनके मध्य क्या होता है, उनके मध्य रागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदी नहीं होती। क्या होते हैं, विभेदित नहीं होते। 26 नंबर देखिएगा, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, तो अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, दिल में पाई जाती है, दिल जिगर में, ठीक। चलिए, एक मानव शरीर में क्या होती है, अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती है वो दिल में पाई जाती है, ठीक है। और देखेंगे मांसपेशी दो प्रकार, जैसे कि एक होता है ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया में क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है। क्या होता है, प्रयत्न करना होता है, जो स्वतः नहीं हो सकता है, जैसे चलना बोलना, ये सब ऐच्छिक हुआ, ठीक है। और अनैच्छिक जो होता है वो क्या होता है, उसके वो अनचाहे हो जाता है। मतलब ऐच्छिक मतलब क्या होता है, जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई चीज़ करने से पहले, जैसे चलना है तो हमको चलने के लिए मन करेगा तब चलेंगे, ये ऐच्छिक है, आपके विचार पे होगा। अनैच्छिक जो होगा क्या होगा, मनचाहा होगा, अनचाहा, जो स्वतः हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोना, ठीक है, नहीं रोका जा सकता। जैसे छींकना है, पलक झपकना है, तो ये सब अनैच्छिक है। तो वही है जो अनैच्छिक मांसपेशियां जिस पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है, वो क्या होता है, दिल में पाया जाता है, ठीक है, जिगर में। आगे देखेंगे मानव त्वचा की औसत जो मोटाई होती है वो कितना होती है, तो मानव त्वचा की औसत मोटाई कितना होती है, 0.5 mm होती है, ठीक है, 0.5 mm, 0.5 से 0.6 mm तक होती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यह जो मोटाई होती है, पलक जो नाक का जो पलक होता है वहाँ पर सबसे कम होता है मोटाई, और सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो तलवों में होता है, यानी पैर के नीचे, ठीक है, यानी में। मानव त्वचा की औसत जो मोटाई होता है वो कोई ये नहीं है, निश्चित नहीं है। अगर देखेंगे त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है, त्वचा क्या है, एक शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियाँ सीबम होती है। देखिए त्वचा में जो तेलीय ग्रंथि होता है उसको सीबम बोलते हैं, और श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि जानवे करते हैं, जो पसीना को स्राव करती है, ठीक है। श्वेत मतलब पसीना, तो पसीना को क्या करती है, स्रावित करती है, ठीक है। त्वचा जो होता है वो क्या करता है, हमारा बाहरी संक्रमण से रोकता है। त्वचा जो है बाहरी संक्रमण से रोकता है। अब देखिए त्वचा कैंसर जो होता है वो क्यों होता है, तो आपको पता होगा रेडियो एक्टिव पदार्थों से होता है। जैसे कि त्वचा कैंसर, देखिए अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी त्वचा कैंसर हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव जितने पदार्थ होते हैं उनसे त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। इसमें लेड जो है, लेड, लेड मतलब शीशा, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, लेकिन शीशा जो है, लेड जो है वो क्या है, मानव शरीर के मतलब परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और देखेंगे शीशा जो होता है वो क्या करता है, मानव शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन क्या शीशा नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए गर्भाशय जितना भी महिला जो होती है, गर्भधारण होती है, तो उनको आयरन और कैल्शियम का देखिए गोली दिया जाता है, तो आपको होता है आयरन कैल्शियम पाया जाएगा। देखें तो मानव शरीर में क्या क्या पाया जाएगा, देखिए बता रहे हैं। तो मानव शरीर में सोडियम होगा, क्या होगा, सोडियम, ठीक है, आप सुन लीजिए, सोडियम होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, आयोडीन होगा,
पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, कोबाल्ट होगा। ठीक है, ये सब अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर अगला क्वेश्चन का बात करेंगे 29 नंबर, तो उत्तक क्या है। और उत्तक का बात करते हैं तो उत्तक है क्या। तो आप जानते हैं उत्तक जो है ये क्या है कि एक समान कोशिकाओं का मिला हुआ रूप है। जैसे कि देखने में भी एक समान लगता है, मतलब कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कार्य एक समान होता है तो उत्तक क्या होता है, वे कोशिकाएं हैं जो क्या होता है मूल रूप से दिखने और कार्य करने में एक समान होती है। ठीक है, और एक समान कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो क्या है उत्तक, जान गया। उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो एक समान दिखने में और कार्य करने में भी होते हैं। चलिए अगला, अस्थायी उत्तकों। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, विभेदन कहते हैं। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए क्या होती है, अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको विभेदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभेदन। ठीक, अगर बात करें अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए तो देखेंगे जो वसा संयोजी उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और अंडाकार होते हैं। क्या होते हैं, गोलाकार और अंडाकार होते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि तंतु में उत्तक जो होता है, तंतु में उत्तक जैसे कि दो दो प्रकार के, जैसे श्वेत, तो श्वेत तंतु में उत्तक जो होता है और एक होता है पीला तंतु में। तो श्वेत तंतु में उत्तक अधिकतम मजबूत होता है। क्या होता है, अत्यधिक मजबूत होता है और ये आंशिक रूप से लचीला होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से लचीला होता है। कौन, श्वेत तंतु में उत्तक। और पीला तंतु में उत्तक जो होता है वो लिंगामेंट या अस्थियों को क्या होता है, लिंगामेंट अस्थियों से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो श्वेत तंतु में उत्तक जो होगा वो क्या अत्यधिक मजबूत होगा और आंशिक लचीला होता है। मजबूत भी होता है और आंशिक लचीला होता है। लेकिन यही पीला तंतु में उत्तक जो होता है वो लिंगामेंट अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन, तंतु में यानी पीला तंतु में उत्तक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे उत्तक जो होता है, उत्तक के अंदर भी क्या होती है, उत्तक में देखेंगे तो उत्तक में एक अंतर होता है जो कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उत्तक के अंदर कोशिकीय पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जो भी अंतर स्पष्ट करने होता है, जैसे कि एक उत्तक दूसरे उत्तक में, उसमें अंदर क्या होता है, जब कोशिकीय पदार्थ पाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो तंतुबद्ध हो सकता है, तंतुबद्ध ठोस भी होगा या जेलीनुमा भी हो सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार का होगा, या तो सघन होता है या कठोर भी हो सकता है। किसी अवस्था में मैट्रिक्स पाया जा सकता है। ठीक है तो चलिए हम 30 तक कर लिए हैं, फिर अगला वीडियो में और करेंगे क्वेश्चन जो बचा हुआ है उत्तक। ठीक है, उत्तक चैप्टर से। तो टिश्यू चैप्टर का ये पहला वीडियो है, हम दूसरा वीडियो जस्ट अभी करेंगे। ठीक है, तो हम 2 वीडियो में चाह रहे हैं कि 2 वीडियो में उत्तक चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। कुल टोटल 58 या 59 क्वेश्चन है, या 57 क्वेश्चन। तो हम 2 वीडियो में, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन किए, अगला वीडियो में हम जो बचा हुआ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, इसे एक बार देखिए, वीडियो को रोक कर लिखना चाहे तो लिखिए। चैप्टर वाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो उसमें चाहे बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम में, तो ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल बायोलॉजी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम चैप्टर वाइज पढ़ने से होगा कि हमारा चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या, ठीक है दोस्तों।